वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सेकंड वाला एक्सरसाइज। फर्स्ट वाला एक्सरसाइज हम लोग पहले ही चुके हैं, तो इसमें हम लोग देखो यहाँ पहले ही हम लिख के रख चुके हैं कि यहाँ दो इक्वेशंस आपको दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ दो इक्वेशंस आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों इक्वेशन से आपको उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बता देगा आपको कि किस तरह का ग्राफ वो फॉर्म करने वाला है। जैसे मान लो दो इक्वेशंस का अगर a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है, तो उस केस में अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लाइन फॉर्म करेगा। अगर उसका सॉल्यूशन निकालना चाहेंगे तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा आपको, और उस यूनिक सॉल्यूशन वाले ग्राफ को हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। कुछ इस तरह का पॉइंट होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करेगा। सपोज करो दो ही इक्वेशन दिया हुआ है और ये दूसरा केस में क्या होगा कि हो सकता है कि a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के तो बराबर हो, लेकिन c1/c2 के रेशियो के बराबर ना हो। तो उस केस में आपका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो पैरेलल लाइंस देगा। अगर हम लोग सॉल्यूशन निकालना चाहें तो उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब नो सॉल्यूशन देगा, और ऐसे हम लोग इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, और द लास्ट केस इज a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 और इज इक्वल्स टू c1/c2। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तीनों कोफिशिएंट्स अगर एक दूसरे के बराबर हो जाए, तो उस केस में आपका ये कोइंसिडेंट लाइन देगा, मतलब एक के ऊपर एक, हिंदी में बोले तो ये संपत्ति रेखा आपका फॉर्म करेगा। ओके, और अगर इसका सॉल्यूशन निकालना चाहें तो ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा आपको, और इसको हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। मतलब किसी किसी केस में ऐसा होगा कि ये सॉल्यूशन दे पाएगा और किसी किसी केस में होगा कि नहीं दे पाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंट बट डिपेंडेंट। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Okay, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे let the number of girls be x and number of boys be y. Okay, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखिए पहले क्या बोला गया है कि 10 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 10 टुक पार्ट इन द मैथमेटिक्स क्विज, मतलब टेक पार्ट करने वाले बॉयज एंड गर्ल्स ही होंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x लिया है और नंबर ऑफ बॉयज को y लिया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन मिला है हम लोग को। और फिर देखिए यहाँ पे क्या बोला है सेकेंड वाले केस में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स अगर x है तो वो बॉयज से 4 ज्यादा है, मतलब x इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, ग्राफिकली हमको इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से पहले सॉल्व करते हैं, उसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये हो गया आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई। इसका ऑर्डर पेयर निकालिए x y। तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं 0, तो x का वैल्यू मिलेगा 10, y का वैल्यू पुट करते हैं 5, तो x का वैल्यू मिलेगा 5। ओके, सिमिलरली फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये हो जाएगा आपका क्या, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है। देखो सेकेंड वाले केस का ऑर्डर पेयर अगर निकालते हैं तो ये x और y, तो y का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं 1, तो x का वैल्यू मिल रहा है यहाँ से हमको 5, और अगर x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, सॉरी y का वैल्यू एक बार लेते हैं अगर 0, तो x का वैल्यू मिल रहा है 4। ओके, तो ये दो ऑर्डर पेयर मिला है। अब इससे हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे कि कितने बॉयज थे और कितने गर्ल्स थी। तो देखो कार्टेशियन प्लेन लेंगे, यहाँ पे ये x है और ये वाला y। ओके, तो देखो 10 तक पॉइंट है, मतलब डिवीजन आपको 10 तक लेना होगा। तो यहाँ से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर का भी डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो फर्स्ट पॉइंट को लोकेट करते हैं, तो x में 10 है, y में 0 है। x में 10 y में 0, मतलब ये पॉइंट यहाँ आएगा, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स 10, 0। और दूसरा क्या है 5, 5, मतलब x में भी 5 और y में भी 5, मतलब कुछ यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। देखो ये हो गया आपका 5, 5। देखो x में 5 है, y में 1 है, तो x में 5 मतलब यहाँ, y में 1 मतलब इस जगह पे, ये हो जाएगा आपका 5, 1। देखो ये जो दो पॉइंट आया था एक सेम इक्वेशन का, उन दोनों को आप मिला लो ऐसा।
उसके बाद ये सेकेंड वाला इक्वेशन के लिए ये आ रहा है एक 5 आपका 5,1 और दूसरा है 4,0। तो 4,0 मतलब x में 4 है और y में 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4,0। ओके, अब इसको भी डॉटेड लाइन से हम लोग इसको मिला लेते हैं। तो ये जहां पे कट कर रहा है देखो वो कॉमन पॉइंट होगा आपका 7 पे। ओके, 7 पे पॉइंट आया है, मतलब हम लोग x को लिए थे नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 7 मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स है वहां पे 7 और नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, तो बॉयज के लिए आप इधर से इसको इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, ये आ रहा है 3 मतलब y इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7। दिस इज द आंसर। फर्स्ट का सेकंड वाला क्वेश्चन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50 whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of the 1 pen. Okay, देखो यहाँ पे टुगेदर का कॉस्ट दिया 5 पेंसिल और 7 पेन मिला करके उसको 50 रुपए देना पड़ा है, लेकिन वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ 1 पेंसिल कॉस्ट और 1 पेन का कितना पैसा लगा। ओके, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x and 1 pen be y। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो यहाँ पे है कितना 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का 5x रुपीज देना पड़ा होगा उसको और प्लस क्योंकि टुगेदर वो दिया है 50 रुपीज, तो 7 पेन के लिए वो पे किया होगा 7y। ओके, तो टुगेदर उनका उसका खर्चा आया होगा 50 रुपए। अकॉर्डिंगली केस सेकेंड में देखो यहाँ पे 7 पेंसिल और 5 पेन का, तो 7 पेंसिल के लिए वो x रुपया पे किया होगा और 5 पेन्स के लिए वो y रुपीज पे किया होगा, तो कुल मिलाकर के इसको कॉस्ट पड़ा 46 रुपीज। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इसमें आप पहले ऑर्डर पेयर निकालिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट वाले इक्वेशन से ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 है। एक पूरा वेरिएबल के साथ पूरे टर्म को उठा करके उधर ले जाइए, तो ये 5x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 50 माइनस 7y और यहाँ सिर्फ वेरिएबल को छोड़िए और कोफिशिएंट को उठा करके नीचे ले जाइए, तो x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। अब देखो इसके ऑर्डर पेयर को बनाने के लिए आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन कीजिए इसका कि कुछ ऐसा नंबर हमको y के पास लिखना है कि ये इससे सब्ट्रैक्ट होकर के आपको 5 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो एक नंबर तो यहाँ पे दिख रहा है इजीली जो है 5। ओके, सॉरी, सबसे पहला नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पे 0। अगर हम 7 इंटू 0 कर देते हैं मतलब यहाँ x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5 विल गिव यू 50 बाई 5, मतलब ये आ जाएगा आपका 10, मतलब एक इंटीजर वैल्यू मिल जाए आपको, कुछ ऐसा पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये आ गया आपका 10 पहला वाला इक्वेशन से। दूसरे में हम क्या करते हैं, सेम इक्वेशन में y का वैल्यू कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट करेंगे कि इससे सब्ट्रैक्ट होने के बाद वो 5 से कट जाए। ठीक है, तो y का वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं 5, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7 5 35 डिवाइडेड बाई 5, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 5, ये कैंसिल होकर के मिल जाएगा आपको 3, तो ये आ जाएगा आपका 3,5। फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस मच इज द ऑर्डर्ड पेयर। अब देखो सेकेंड स्टेप में आप फ्रॉम इक्वेशन 2 करो, तो ये हो जाएगा आपका 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू हो गया 46। इसको उठा करके इधर ले जाइए, चाहे इसी को पहले उठा के इस बार इधर ले जाते हैं, तो 5y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 46 माइनस 7x और y इज इक्वल्स टू ये मिलेगा आपको 46 माइनस 7x डिवाइडेड बाई 5। इसका ऑर्डर पेयर बनाइए, तो x और y देखो यहाँ पे अब आपको कुछ ऐसा नंबर सोचना है कि ये 5 से कटने लायक बन जाए। ओके, तो 3 ले लो। अगर x का वैल्यू हम लोग अगर 3 रखते हैं तो ये मिलेगा आपको y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 3 21 डिवाइडेड बाई 5, तो ये मिल जाएगा आपको कितना 5 और इधर मिल गया 2 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 5 25, तो 3 रखने से मिल रहा है 5। ओके, और सेकेंड वाले वैल्यू के लिए फिर से एक पॉइंट चूज करना है आपको, तो सेकेंड वैल्यू 7 के साथ 7 को x के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे 13, तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा आपका 46 माइनस 13। देखो इसका सेकेंड वैल्यू ले रहे हैं हम लोग 3 इंटू 13 ले रहे हैं इस y के जगह पे, तो 46 माइनस 7 इंटू 13 दैट इज 46 माइनस 91, ये मिलेगा आपको 45 डिवाइडेड बाई 5 विल कम्स आउट 9, तो 13 रखने से आ रहा है 9, लेकिन ये आ रहा है आपका माइनस में। ओके
यहाँ -9। क्लियर? यहाँ पे हम लोग x एक्सिस y एक्सिस को इस तरीके से लिया, आपने कन्वेंसी के हिसाब से लिया है हम इसको। तो x में यहाँ 10 है, y में 0, मतलब पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 10, 0। देखो x में 3 है, y में 5 है, तो x में 3 मतलब यहाँ, y में 5 मतलब यहाँ। ये हो जाएगा आपका 3, 5। अब देखो दूसरे वाले ऑर्डर पेयर में 3 और 5 कॉन्साइड कर रहा है। तो अब दूसरे वाले के लिए देखिए, तो x में यहाँ पे 13 है और y में -9 है। तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, 12, ये 13। x में 13, y में -9। तो x में 13 देखो यहाँ पे, और y में -9 मतलब नीचे आ जाएंगे इस बार। तो ये हो जाएगा कहीं यहाँ पे पॉइंट लोकेट हो रहा है, देखो ये हो जाएगा आपका 13, -9। ठीक है, डॉटेड लाइन से इन दोनों लाइन को आप मिला लो। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट इसी पॉइंट पे आके कॉन्साइड किया था, मतलब आपका कॉस्ट ऑफ पेंसिल जो है, फर्स्ट पेंसिल जो है वो हो जाएगा आपका 3, ईच पेंसिल आया 3, एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन आया है आपका 5। जो कॉमन पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है यही आपका आंसर देगा x और y का वैल्यू का। तो ये कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल हो जाएगा 3 एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन हो जाएगा 5। होपफुली आपको समझ में आया होगा, नोट इट डाउन। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। ओके, तो ये आपका गिवन इक्वेशन है दो ठो, इसमें हम कंपेयर करते हैं। तो द कोफिशिएंट ऑफ a1 इज 5, a2 इज 7, b1 इज -4, b2 इज 6, c1 इज 8 एंड c2 इज -9। तो इसको अगर हम लोग रेशियोज में लिखे, मतलब ये हो गया 5/7, यहाँ -4/6, और ये हो गया आपका 8/-9। तो ये 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 तो कट रहा है, लेकिन 5/7 क्लियरली 5/7 इज नॉट इक्वल टू -2/3 एंड ऑल्सो नॉट इक्वल टू 8/-9। तो ये हो जाएगा आपका नॉट इक्वल, यहाँ पे भी आएगा आपका नॉट इक्वल। अगर हम देखो फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में जो हम बताए थे, तो हम बताए थे कि a1/a2 इफ नॉट इक्वल टू b1/b2 देन इट विल गिव यू intersecting pair of line, intersecting lines। okay, note it down। देखिए इसमें कंपेयर करने से a1 का वैल्यू मिल रहा है आपको 9, a2 का वैल्यू मिल रहा है 18, b1 का वैल्यू मिल रहा है 3 और b2 का वैल्यू मिल रहा है 6, c1 का वैल्यू है 12 और c2 का वैल्यू है 24। तो रेशियोज में कंपेयर अगर करें इसको, तो 9/18, 3/6 और 12/24। इन तीनों केस में देखो 9 1 9, 9 2 18, 3 1 3, 3 2 6, 12 1 12, 12 2 24। तो तीनों केस में ये इक्वल आया है। और तीनों केस में हम लोग क्या बताए थे कि अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 हो जाए और इज इक्वल्स टू c1/c2 हो जाए, तो इस केस में आपका बनता है ये कोइंसिडेंट लाइन। ओके, नोट इट डाउन। थर्ड क्वेश्चन कहता है देखो 6x - 3y + 10 = 0 और 2x - y + 9 = 0। तो इसको हम डायरेक्टली करते हैं। देखो पहले वाले में 6 है, 6/2, और दूसरे वाले में -3 और है -1, और तीसरे वाले में देखो है 10/9। ओके, तो देखो ये 6/2 ये कट के मिल जाएगा आपको 3, 2 3 ज़ा 6, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, मतलब 3 = 3 बट नॉट इक्वल टू 10/9। तो ये मिल गया आपको क्या, सेकेंड वाला केस, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। इस वाले केस में हम लोग पढ़े थे, ये मिलता है आपको पैरेलल लाइंस। ओके, कॉपी इट। देखिए थर्ड क्वेश्चन कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज ऑफ a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो इस वाले केस में देखिए a1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है और a2 का वैल्यू आपके पास 2 है, और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे 2 है और डिवाइडेड बाय ये हो गया -3, और तीसरे वाले में देखो यहाँ पे c1/c2 का वैल्यू है 5/7 which is not equal to 2/-3 and this is also not equal to 2/-3। तो ये आपका फर्स्ट वाला कंडीशन अप्लाई हो रहा है इसमें, मतलब a1/a2 is not equal to b1/b2। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताए थे कि ये यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा।
यूनिक सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशन देने में कैपेबल होता है लीनियर इक्वेशन वो आपका कंसिस्टेंट होता है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ओके देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 है और 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 9 है। तो a1 बाई a2 का रेशियो अगर कंपेयर करें तो 2/4 है और दूसरे वाले में देखो 3 बाई माइनस 6 है और तीसरे वाले में 8/9 है। देखो इसमें इसको काटेंगे तो 3 1 3 3 2 6 हो रहा है और यहाँ पे 2 1 2 2 2 4 हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, मतलब 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 तो आया बट नॉट इक्वल टू 8/9 आया। ठीक है, तो इस केस में हम लोग सीखे थे ये आता है आपका नो सॉल्यूशन का केस है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन अगर सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा इक्वेशंस तो हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। ओके कॉपी इट। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज देखो यहाँ पे है आपका 3/2 डिवाइडेड बाई 9 और दूसरे वाला का रेशियो है 5/3 डिवाइडेड बाई -10 और तीसरे में रेशियो है आपका 7/14। ओके तो देखो ये वाला वैल्यू को हम ऐसा लिख सकते हैं 3/2 इंटू 9 और इसको लिख सकते हैं 5/3 इंटू -10 और तीसरे वाले में ये लिख सकते हैं 7/14। इसको पहले काट लो तो 3 1 3 3 2 3 3 9। ओके तो ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ 5 1 5 5 2 10 ये आ रहा है आपका which is not equal to 1/-6 and also not equal to यहाँ पे आ रहा है आपका 1/2 7 1 7 7 2 14। देखो ये तीनों नॉट इक्वल का केस है, मतलब ये वापस से आपको यूनिक सॉल्यूशन देगा और यूनिक सॉल्यूशन में आपको मिलता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट। ओके देखो इसमें क्या दिया हुआ है 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 और -10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। तो ये मिल जाएगा आपको 5/-10, ये मिल जाएगा -3/6 और ये मिल जाएगा आपको 11/-22। तो 5 1 5 5 2 10 3 1 3 3 2 6 11 1 11 11 2 22। तो यहाँ मिल रहा है आपको -1/2 विच इज इक्वल्स टू -1/2 एंड ऑल्सो इक्वल टू -1/2। देखो तीनों इक्वल केस है इसमें और इक्वल में हम लोग जानते हैं ये मिलता है आपको कोइंसिडेंट लाइन और इसमें मिलता है आपको इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन जिसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, जनरली इनकंसिस्टेंट ही बोलते हैं। ओके और लास्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेशियो ले तो ये हो जाएगा 2/3 और इसका रेशियो ले तो ये हो जाएगा 8/12। यहाँ हो जाएगा आपका 2 2 4 2 1 2, यहाँ 4 2 8 और 4 3 12। देखो यहाँ मिल रहा है आपको 2/3 विच इज इक्वल्स टू 2/3 एंड ऑल्सो इक्वल टू 2/3। देखो ये दोनों केस सेम आया है आपका 2/3 2/3 2/3 तीनों रेशियोज इक्वल है, मतलब दिस इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। ओके तो दैट्स ऑल फ्रॉम द थर्ड क्वेश्चन। कॉपी इट। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अगर इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली उसको ऑब्टेन करना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कहता है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा कहता है 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो इसको कंपेयर करेंगे तो ऊपर वाले में देखो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 2 तो 1/2 और इसमें देखो इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 2 तो 1/2 और देखो इसमें कांस्टेंट टर्म 5 और यहाँ दिया हुआ है 10। ओके तो देखो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ऑल्सो इक्वल टू 1/2। 5 1 5 5 2 10। तो देखो ये वाला केस है आपका ये वाला केस आपका कोइंसिडेंट लाइन, मतलब इसमें आ रहा है आपका इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन, मतलब दिस इज इनकंसिस्टेंट। ओके इसमें भी देख लो इधर आ रहा है आपका कितना 1/3 और इधर आ रहा है आपका -1/-3 और ये आ रहा है आपका 8/16। तो 8 1 8 8 2 16। देखो फर्स्ट दो तो इक्वल है लेकिन थर्ड नॉट इक्वल है। ऑल्सो इसमें आ रहा है आपका नो सॉल्यूशन, मतलब दिस इज ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। पैरेलल लाइंस वाला केस है ये। ओके कॉपी। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपका 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -6 इक्वल टू 0। तो मतलब पहले वाले में आ रहा है 2, दूसरे वाले में इसका कोफिशिएंट है 4, इसका वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है और इसका वैल्यू यहाँ पे -2 है और ये आ रहा है फिर आपका -6 और ये आ रहा है आपका -4। तो देखो यहाँ 2 1 2 2 2 4 और यहाँ पे 2 3 6 2 2 4। ये हो जाएगा आपका 1/2 is not equal to -1/2 is also not equal to 3/2। ये आ गया आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन वाला। और क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया था कि इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली।
तो ग्राफिकली हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे जैसे पहले बनाए थे, कंसिस्टेंट को दिखाने के लिए। देखिए तो थर्ड क्वेश्चन है आपका 2x + y - 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0। तो इसमें अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो दिस इज 2/4 और इधर आ रहा है आपका 1/-2 और इस थर्ड वाले में आ रहा है -6/-4। क्लियरली देखो यहाँ पे 2 1 2 2 2 4, 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2 एंड इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये 2 3 6, ये हो गया 2 2 4 विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 3/2। अगर पहला दो कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं आता है तो ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन देता है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। और क्वेश्चन में यहाँ लिखा गया था कि इफ इट इज कंसिस्टेंट देन, देखो अब इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है इसका x और y का वैल्यूज क्या क्या होगा। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपका 2x + y। अच्छा, इस कांस्टेंट वैल्यू को उठा करके इधर ले जाते हैं तो दिस इज इक्वल्स टू 6। अब कोई भी एक टर्म को इसमें से उठा करके इधर ले जाइए तो आपको y, अगर हम 2x को उठा करके इधर ले जाते हैं तो y इज इक्वल्स टू 6 - 2x हो जाएगा और आपको क्लियरली यहाँ पे y का वैल्यू इंडिविजुअल अकेले मिलेगा। ओके, कोई कोफिशिएंट नहीं है इसके आगे, तो आप डायरेक्टली इसका x और y का ऑर्डर पेयर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं तो अगर ये x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 2 0 0 और यह मिल जाएगा आपको क्लियरली 6। तो यहाँ पे 6 उतार दिए और अगेन फिर से हम लोग कोई अपना एक और वैल्यू कंसिडर करते हैं x का। सपोज कीजिए हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं x का वैल्यू 1। अगर x का वैल्यू 1 कंसिडर करते हैं तो y इज इक्वल्स टू ये मिलेगा 6 × 2 1 2 एंड y इज इक्वल्स टू ये मिल जाएगा आपको 6 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। ओके, तो यहाँ मिल जाएगा आपको ये 4। नोट इट डाउन। ओके, अब अगेन फिर से हम लोग इसको यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सेकंड वाला इक्वेशन देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ 2x है और यहाँ 2y है और यहाँ पे आपका -4 है। तो क्लियरली देखो तीनों टर्म में यहाँ एक चीज कॉमन है दैट इज 2। तो आप क्या करोगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लो, आपको यहाँ पे मिलेगा फिर 2x, यहाँ -y और यहाँ -2 = 0। ओके, तो देखो यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर के 0/2 हो जाएगा एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0। ओके, तो आपको फर्दर इसका इक्वेशन मिलेगा 2x - y -2 = 0 और इसको और फर्दर सॉल्व किया जाए तो 2x - y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 एंड -y इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 2 - 2x और इस माइनस को उठा करके इधर ले जाइए तो y इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2x - 2। अगेन ऑर्डर पेयर फाइंड आउट कीजिए इस इक्वेशन का। तो ये x एंड y, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो x का वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो क्लियरली यहाँ पे हमको y का वैल्यू मिलेगा 2 1 2 -2 दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको दिखाना नहीं रहता है कि हाउ यू हैव फाइंड आउट द ऑर्डर्ड पेयर। आप नॉर्मली इसको कंसिडर करो एंड वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, दैट्स इट। ओके, तो x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं तो ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फर्दर आपको 4 ऑर्डर पेयर मिला है 2 पर्टिकुलर इक्वेशंस का। अब इसको हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। बिफोर दैट नोट इट डाउन। देखो इस ऑर्डर पेयर को हम लोग ग्राफिकली अगर सॉल्व करें तो कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, दिस इज कार्टेशियन प्लेन। ये होता है आपका x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस में 0, इधर 1 2 3 4 5 6 और इधर भी ले लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ओके, तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ऑर्डर पेयर है हम लोग के पास। पहला वाला वैल्यू है आपका 0,6, तो x में 0 मतलब यहाँ हो जाएगा और y में 6 मतलब ये पॉइंट यहाँ लोकेट होगा। तो ये पॉइंट हो गया आपका 0,6। सिमिलरली देखो x में यहाँ 1 है और y में आपका 4 है, तो x में 1 मतलब यहाँ पे एंड y में 4 मतलब यहाँ पे, ये हो जाएगा 1,4। इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिए। ओके, एंड अब देखो एक सेकेंड वाले इक्वेशन का ऑर्डर पेयर है, पहले आपका 1,0 मतलब x में 1 है एंड y में 0 है, मतलब पॉइंट यहीं पे लोकेट हो रहा है। ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1,0 एंड दूसरा वाला वैल्यू देखो 2,2 है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये 2,2 इधर लोकेट हुआ। अब इसको भी डॉटेड लाइन से यहाँ मिला देते हैं। ओके, तो देखो जहां पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो आपको आंसर देगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका 2 2, मतलब x का वैल्यू भी यहाँ पे आपको 2 मिल रहा है एंड y का वैल्यू भी आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है। ओके, नोटेड डाउन। देखो फोर्थ का लास्ट क्वेश्चन है आपका 2x minus 2y minus 2 equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 equal to 0। तो इसमें भी कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। दिस इज 2/4, दिस इज -2/-4 एंड दिस इज इक्वल्स टू -2/-5। क्लियरली देखो 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2 एंड 2 2 4, माइनस से माइनस कट गया और ये दिस इज 2/5। तो फर्स्ट 2 तो इक्वल आ रहा है लेकिन लास्ट 2 इज नॉट इक्वल। ओके, तो दिस इक्वेशन will give you no solution। ओके, और अगर सॉल्यूशन नहीं देता है तो ये हो जाएगा आपका इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टू द फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या बोला है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। वी नो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका 2 into L plus B। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ जो है वो 4 ज्यादा है विड्थ से। तो कंसिडर कीजिए पहले यहाँ पे लेट द विड्थ बी x। ओके, तो अगर विड्थ मेरा x है तो क्लियरली अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ कहता है 4 ज्यादा है विड्थ से, तो लेंथ भी x प्लस 4 हो जाएगा। ओके, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर हम लोग पेरीमीटर में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्लियरली यहाँ पे आपका क्या था, ये क्वेश्चन के अनुसार आपका लेंथ आया है x प्लस 4 एंड ब्रेथ आया है आपका x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज गोइंग टू बी हाफ, बिकॉज हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बोला था उन्होंने, इज इक्वल्स टू ये दिया हुआ है आपको 36, तो दिस इज इक्वल्स टू 36। ओके, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x प्लस x इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4 इक्वल टू मिल जाएगा आपको 36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 4 और 2x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 32 एंड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 16। ओके, तो 16 आया, मतलब यहाँ पे इसका विड्थ जो है, विड्थ हम x कंसिडर किए थे और x का वैल्यू आया है 16, तो विड्थ हो गया 16 एंड लेंथ इज 4 मोर, मतलब लेंथ इज इक्वल्स टू था आपका x प्लस 4 और वो मिल जाएगा आपको 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। ओके, तो यहाँ हो गया आपका, क्वेश्चन जैसे बोला था आपको फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो आपका विड्थ आ गया है यहाँ पे 16 एंड लेंथ आ गया आपका 20। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द फिफ्थ क्वेश्चन, नोट इट डाउन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equal to 0, so write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, second parallel line and third is coincident line। तो आपको एक एग्जांपल बताना है यहाँ पे इस इक्वेशन को लेकर के, जो इक्वेशन बन करके आपका उसका कोफिशिएंट्स अगर हम लोग कंपेयर करें तो रिजल्टिंग इक्वेशन जो बने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो इंटरसेक्टिंग लाइन फॉर्म करे। तो कुछ भी आप अपने मर्जी से एक एग्जांपल ले लो, हम ले लेते हैं जैसे यहाँ पे 4x एंड 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो क्लियरली देखो 2/4 का रेशियो इज नॉट इक्वल टू 3/2 का रेशियो। ओके, तो ये मिलता है आपको इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगा, तो दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इक्वेशन फॉर्मिंग इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, अब पैरेलल लाइन के लिए आप कंडीशन जानते हो क्या होता है कि a1/a2 is equals to b1/b2 but not equal to c1/c2। ओके, तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आपको एक इक्वेशन अपने से कंसिडर करना है कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। ओके, तो एग्जांपल हम खुद से ले लेते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए a1/a2 को इक्वल करना है b1/b2 के साथ, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी मर्जी से 4x प्लस यहाँ पे 6y।
ओके, और यहाँ ले लेते हैं -7 इक्वल टू 0। तो देखो क्लियरली यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि ये 2/4 है विच इज इक्वल्स टू 3/6 बट नॉट इक्वल टू -8/-7। ओके, तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3 एंड 3 2 6। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल टू 8/7। यहाँ से माइनस कैंसिल हो जा रहा है। ओके, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट एग्जाम्पल फॉर रिप्रेजेंटिंग पैरेलल लाइन्स। ओके, एंड द लास्ट कंडीशन उन्होंने कहा है कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए। तो कोइंसिडेंट के लिए आपको क्लियरली पता है कंडीशन क्या है कि तीनों जो कोफिशिएंट्स होगा वो आपका इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक गिवन इक्वेशन था, उसके साथ ही हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे एक गिवन इक्वेशन है आपको 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन हमको खुद से लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे 4x + 6y माइनस यहाँ ले लेते हैं हम 16 इक्वल टू 0। तो अब इसको चेक करें अगर हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2/4 इज इक्वल्स टू 3/6 इज इक्वल्स टू -8/-16। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6 एंड 8 1 8, 8 2 16। माइनस विल बी कैंसिल आउट विथ माइनस। तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। देखो कोइंसिडेंट लाइन के लिए जो केस होता है आपका A1/A2 वो तो इक्वल हो गया B1/B2 के साथ, और वो भी इक्वल हो गया आपका C1/C2 के साथ। ओके, तो दैट्स ऑल फ्रॉम द 6th क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज, नोटेड डाउन। देखो अब लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड by this line and the x-axis and shade the triangular region. Okay, तो इसका हम लोग को डायरेक्टली इक्वेशंस तो दिया ही हुआ है, ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करना है और उसको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। ओके, तो 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हो जाएगा आपका x - y + 1 इक्वल टू 0। ओके, ये सारे वैल्यूज को उठा करके उधर ले जाइए तो ये मिलेगा आपको x इज इक्वल्स टू -1 + y। वी कैन ऑल्सो राइट x इज इक्वल्स टू y - 1। अब इसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं तो x एंड दिस इज y। तो y का वैल्यू अगर हम लोग 1 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्लियरली हमको मिल रहा है 0। अगर y के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 इज 0। ओके, अब y का वैल्यू अगर हम लोग मान लो 2 पुट करते हैं तो 2 - 1 इज 1। तो ये मिल जाएगा आपको 1, 2। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड वाला इक्वेशन कहता है आपको 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2y इज इक्वल्स टू 12। एक कोई भी टर्म को उठा करके उधर ले जाइए तो ये मिलेगा आपको 2y इज इक्वल्स टू 12 - 3x, और y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2। अब इसका ऑर्डर पेयर अगर फाइंड आउट करते हैं तो ये x ये y, देखो x पे डिपेंड कर रहा है y का वैल्यू। तो x के लिए हम अगर 0 पुट कर दे, x का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो ये 12/2 हो जाएगा, एंड 12/2 मिलेगा आपको क्या 6। 12/2 से कटेगा 2 1 2, 2 6 12। ओके, अब अगेन अगर हम इसका वैल्यू अगर मान लो 2 ले लेते हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ पे आपको मिला है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 3x + 2y इक्वल टू 12 ले जाएंगे, और इस 3x को उठा करके इधर ले जाइए तो ये 2y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 12 - 3x, और y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 12 - 3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो x का वैल्यू देखो यहाँ पे अगर हम लोग 0 पुट करते हैं, अगर तो x का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा 3 0 0 एंड 12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6। ओके, अब दूसरा वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। अगर x का वैल्यू को अगर हम लोग कंसिडर कर ले यहाँ पे 2, तो x का वैल्यू अगर हम लोग खुद से कंसिडर कर ले 2 तो ये मिल जाएगा आपको y इज इक्वल्स टू 12 - 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12 - 6 डिवाइडेड बाई 2, एंड y इज इक्वल्स टू 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। ओके, तो 2, 3। तो ये 4 आपको कोऑर्डिनेट्स मिला है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखो अब इस पर्टिकुलर का ग्राफ मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में आपको बोला गया था कि ट्रायंगुलर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन।
ओके, तो यहाँ क्या बोला है, कंडीशन आपको ध्यान में रखना है कि ये एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स के साथ आपका जो ट्रायंगल बन रहा है उसको सेट करने के लिए बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहला चीज हम लोग क्या किए कि इस गिवन पॉइंट्स को लोकेट किए। 0,1 है तो 0,1 मतलब x में 0 y में 1 यहाँ पे लोकेट हुआ, और दूसरा है 1,2 मतलब x में 1 और y में 2 मतलब इस पॉइंट पे आके लोकेट होगा ये वैल्यू। ओके, और फिर है आपका x में 0 y में 6, तो x में 0 y में 6 मतलब इस पॉइंट पे आके लोकेट हुआ, और नेक्स्ट लास्ट है आपका 2,3, तो 2,3 आकर के इधर लोकेट हुआ। ओके, हम देखो लाइन पूरा एक्सटेंड किए जहां तक ये एक्सटेंड होकर के एक्सिस को छू सकता था, और इस लाइन को भी एक्सटेंड किया अप टू जहां पे ये एक्सिस को आगे छू सकता था। ओके, तो इसमें हमको क्या मिल रहा है कि ये एक्सिस, एक्स एक्सिस को यहाँ -1 पे टच कर रहा है और इस एक्स एक्सिस को ये 4 पे टच कर रहा है, एंड दिस इज द ट्रायंगुलर रीजन। आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि शेड द ट्रायंगुलर रीजन इन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के ये ट्रायंगुलर रीजन को हम शेड कर दे रहे हैं। ओके, होपफुली आपको क्लियर है ये बात, नोट इट डाउन। That's all from the exercise 3.2. Thank you.